जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी हिस्ट्री प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, मैं बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज प्राचीन भारत के इतिहास का लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से इसमें ज़्यादा मैंने प्रश्न रखे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न इसलिए रखे हैं क्योंकि आप यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस कुछ हद तक बनते हैं। तो यह मैं उस बात को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे एमसीक्यू के सभी क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी को हरे रंग में ऑप्शन दिया रहेगा और साथ ही नीले रंग में उसका आंसर आपको सामने लिखा रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर देख लेंगे ना वीडियो को समय निकाल करके, तो आपको यह वीडियो याद हो जाएगा। हो जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। और कम समय में मैं ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। हड़प्पा कालीन इमारत मतलब हड़प्पा काल के समय कौन सी इमारत को सर जॉन मार्शल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करता है, उन्होंने क्या कहा? तो बृहद स्नानागार मतलब बड़ा स्नानागार मतलब स्नान गृह या स्नान घर, बृहद स्नानागार इसका उत्तर होगा। और प्रश्न 2 में हम आ जाते हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड का मतलब जिसमें हवन होते हैं उन्हें हम अग्निकुंड कहते हैं। तो यह साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हम सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक विकसित शहर था। और प्रश्न 3, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। यह अशोक एम्पायर, जो अशोक शासक था उसके समय में हुए गए थे। मतलब इसने अपना जो कि 13 शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे, 13 शिलालेखों की पता हो चुकी है। और तो उसने में सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ में भी एक स्तंभ लिखा लेख है उसका। स्तंभ लेख मतलब स्तंभ को उकेर करके, मतलब कोई नुकीली वस्तु से उस पर लिखा जाता था या फिर छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक करके उसमें लिख दिया जाता था। और प्रश्न 4, भारतीय इतिहास की पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था? तो यह मौर्य काल में सर्वप्रथम किया गया था। जन्म और मृत्यु का पंजीयन मतलब कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जीवित हैं, तो इस बात का पंजीयन सर्वप्रथम मौर्य काल में किया गया था। प्रश्न 5, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता होगा, क्योंकि यह बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो यह इंडो ग्रीक थे। और प्रश्न 6, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इंडो ग्रीक जिसे हम बोल सकते हैं इंडो ग्रीक या फिर यूनानी, इन्हें यूनानी भी बोला जाता है। आपको यह बात भी हमेशा ध्यान रखनी होगी। प्रश्न 7, रुद्रादामन कौन था? रुद्रादामन कौन था? इसके विषय में, रुद्रादामन के विषय में हम लोग जानते हैं। रुद्रादामन रुद्रादामन का नाम है चरक। चरक संहिता आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा आप तो नहीं होगा, आपने पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन उसके विषय में उसका नाम जानते हैं आप। चरक संहिता में उस वैद्य चिकित्सा के विषय में उल्लेख मिलता है। तो इस हिसाब से चरक संहिता की रचना चरक ने की थी और चरक का ही नाम रुद्रदामन था। प्रश्न 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को मतलब सहारा प्रदान किया, मतलब उसको आगे बढ़ाया, उसका प्रवर्तक बना। इस धर्म को उसने मध्य चाइना से आगे के देशों में विस्तारित किया, मतलब वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार कराया, जो कि आज चाइना में बहुत से बौद्ध धर्म अनुयायी हुआ करते हैं। तो आप यह भी जान लीजिए, हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं हैं। और इसमें जो कनिष्क था वह महायान शाखा का वह अनुयायी था। प्रश्न 9, हेलियोडोरस नामक यवन राजदूत किसके बेसनगर में गरुड़ध्वज की स्थापना किस यवन शासक द्वारा भेजा गया था? मतलब हेलियोडोरस यवन राजदूत, मतलब हमने बताया था यवन मतलब सिकंदर। आपने सिकंदर की इतिहास को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए और सर्च करिए। तो सिकंदर के विषय में उसका जीवन परिचय सहित उसके शासकों, वह क्यों इतना प्रचलित था, इसके विषय में मैंने बताया हुआ है। अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर देख लीजिए, यह क्वेश्चन में बार बार पूछता है। और सिकंदर बहुत ही प्रचलित यवन शासक था, इसको यवन राज्य बोला जाता है। इसका असली नाम अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर। और हेलियोडोरस नामक यवन राजदूत मतलब यह एंटियाल किंडस भेजा था हेलियोडोरस को।
प्रश्न 10, सर्वप्रथम रोम के साथ किस लोगों का व्यापार हुआ था? तो रोम के साथ, रोम एक देश है, उसके साथ किस लोगों का व्यापार शुरू हुआ था? तो तमिलों का। तमिल लोग जो तमिलनाडु में पहले रहा करते थे, अब तो सभी जगह हो चुके हैं लगभग कुछ हद तक। तो तमिलों एवं चेरों का हुआ करता था, रोम के साथ सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 11, औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि से धन्वंतरी भी वैद्य चिकित्सक से, मतलब औषधि भी इनका प्रमुख संबंध था औषधि से धन्वंतरी का। भास्कराचार्य नहीं थे, भास्कराचार्य गणितज्ञ थे। और चरक संहिता में औषधि शास्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। और श्रुश्रुत संहिता, मतलब यह भी एक प्रकार का प्राचीन वैद्य कवि था। तो इस हिसाब से भास्कराचार्य गणित के महान विद्वान थे, तो इसीलिए भास्कराचार्य इन सब में से भिन्न हैं। और प्रश्न 12 पे हम बात कर रहे हैं, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? शक संवत, जो कनिष्क द्वारा चलाया गया एक संवत है या फिर शक काल बोला जाता है, तो उसे 78 ईस्वी पूर्व का मतलब है जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ था। वो सब उल्टे चले आ रहे थे, मतलब 78 फिर उसके पश्चात 77 आता था, न कि 78 के बाद 69 आता था। आपको ईस्वी में आपको समझ में आ सकता है, ईस्वी में संख्याएं आगे बढ़ती हैं, उसमें एक ऐड होता है, लेकिन ईसा पूर्व में उसमें एक माइनस हुआ करता था, मतलब 78 था तो 77 हुआ। तो 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। प्रश्न 13, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है, छोटा हो चाहे बड़ा हो तो उसके विषय में आपको गहराई से पूछेगा। इसके लिए हमने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिस्ट्री को उसमें एकदम बारीकी से समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वह आया था। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ पे लगा रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, वह मौर्य वंश का संस्थापक था तथा उसकी लड़ाई हुई थी धनानंद से। धनानंद को उसने पराजित किया था चाणक्य की मदद से। चाणक्य किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। और फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। सबसे इसमें प्रचलित कौन है, सबसे ज़्यादा पूछा कौन जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि उनके इतिहास को अत्यधिक मात्रा में उसका साक्ष्य मिला है, इस कारण से उसको ज़्यादातर पढ़ा गया, उसको ज़्यादातर प्रचलित हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की व्यवस्थाएं भी थीं, इसमें आप सभी को ज़्यादातर पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में, क्योंकि जानकारी आपको हमेशा रहनी चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है। चंद्रगुप्त प्रथम ये दोनों शासक, चंद्रगुप्त प्रथम तथा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सभी गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त इसमें सीधे लगा है बस, और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें आ जाता है, तो इस कारण से आप समझ जाइएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न 14, अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अजंता तथा एलोरा दोनों गुफाएं आसपास ही हैं तथा ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी तथा प्राचीन गुफाएं हैं। इसमें महाराष्ट्र में यह स्थित हैं, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं। यहाँ पे आपको मिला था जिस प्रकार से चित्रित, यहाँ पे चित्रकला मिली थी, इस कारण से यहाँ पे यह गुफाएं प्रचलित हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 15, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया था? देखिए यहाँ पे मैंने बताया कनिष्क ने प्रचार कराया था चीन सहित बहुत से देशों में, तो उसी हिसाब से यह क्वेश्चन आया, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर के किन देशों में गया था या फिर इसका प्रचार किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जापान, चीन, कोरिया, ये सभी। तो ये सभी इन तीनों देशों में गया था। जापान में भी इसका प्रचार किया गया था, जाकर के सभी बौद्ध धर्मावलंबी, मतलब जो बौद्ध धर्म को धारण किए थे या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो सभी जाकर के इन देशों में, कोरिया में गए, चीन में गए, जापान में गए, जापान में जाकर के इन सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। प्रश्न 16, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। मतलब यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त काल मैंने अभी बताया, गुप्त काल का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त तो उसका बेटा था श्रीगुप्त का, गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो पैठन जो व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल में पश्चिम में सबसे पीछे व्यापारिक केंद्र था, पैठन उसका नाम था। आज के समय बदल गया होगा लेकिन। और प्रश्न 17 पे आते हैं, हिंदू यूनानी सुदूर शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे इतिहास को बताया गया, तो उसमें आप सभी को यह बताया गया है कि कोई साक्ष्य मिला होगा तभी आपको बताया जा रहा है।
इस तरह से नहीं बता दिया जाता है कि कोई भी बात। तो हिंदू यूनानी सुदूर शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, क्या है? तो यात्रियों के वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। यूनानी मतलब जो सिकंदर था उसके विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिक्कों के द्वारा उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यूनान का शासक कौन था? सिकंदर था। नहीं, यूनान का शासक दूसरा कोई था, लेकिन सिकंदर यमन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इस कारण से। प्रश्न 18, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस काल में किस शासक ने किया था? यह पल्लव काल में हुआ था। पल्लव वंश के शासकों के विषय में कम पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे, इस कारण से आपको पता होगा। प्रश्न 19, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मतलब प्रजा अशोक के शासनकाल की व्यवस्थाएं थोड़ी जान लीजिए। अशोक एक ऐसा शासक था जिसकी में प्रजा सर्वाधिक सुख मानी जाती थी, मतलब सुखी मानी जाती थी उस समय की प्रजा, अशोक के शासनकाल में। तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में भी वही रीति थी। और हर्षवर्धन अशोक की तुलना एक हिसाब से की जाती थी क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा उदार और असीम शक्तियाँ रखने वाले शासक हुआ करते थे। और प्रश्न 20 आ चुका है। बांडभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बांडभट्ट किस किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बांडभट्ट एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन की चरित की रचना की थी, जिन्होंने ये हर्षवर्धन के दरबार में भी रहा करते थे। तथा हर्षवर्धन के शासनकाल में एक और बात को ध्यान दीजिए, ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके शासनकाल में फाहियान आया था भारत में, और यहाँ पे, और जो हर्षवर्धन थे उनके शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। यह क्वेश्चन दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे।